खालिद साहब, एक तरफ तो जंग जारी है, लेकिन जो ट्रंप के दावे हैं वो हैरान कुन है। उन्होंने कल कहा है कि जो रजीम चेंज वो चाहते थे वो हो चुकी है और मुज़ाकरात पसे पर्दा जारी हैं, जिसे ईरान ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। क्या सदर ट्रंप माशी और अस्करी लिहाज से इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो अब हर हाल में बैकफुट पर जाना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया मिस्टर जी, आपने इनवाइट किया जी। प्रेसिडेंट ट्रम्प कोई सरप्राइज नहीं दे रहे क्योंकि वो चेंज करते रहते, तो हमें प्रिडिक्टेबिलिटी का उनके पता है। वो उनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि जो अनसर्टेनिटी है वही उनकी सर्टेनिटी है। वो गोल राइट। पोस्ट भी चेंज करते रहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव भी चेंज करते रहते हैं। वो अपने लोगों को ये भी बताते हैं कि मैं ऑलमोस्ट जीत गया हूँ, और फिर जंग चौथे हफ्ते भी दाखिल हो गई है। तो नथिंग न्यू, क्योंकि उनका ऑब्लिगेशन है, जाहिर है इनिशिएटिव उनका था। उन्होंने स्ट्राइक किया ईरान को, इनिशिएटिव उनका था, टाइमिंग उनकी थी, मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी उनकी थी, सरप्राइज उनका था, टाइमिंग उनके थे। तो सब चीजें तो उनके हक में थी। चौथे हफ्ते में जंग नहीं चाहिए। फिर अब पूरी दुनिया और मेरे जैसे स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी अब बात कर रहे हैं कि इतनी देर में तो अमेरिका को, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी ताकत थी, उनको तो शिकस्त नहीं दी जा सकती थी। वो तो वेनेजुएला का सदर और उसकी बीवी को रातों रात अमेरिका पहुंचा देते हैं, तो वो फिर मैच नहीं किया। और मैं अक्सर कहता हूं कि जब इस तरह की आपको क्विक विक्ट्री मिल जाती है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी वार्निंग अटैच होती है, जो शायद इग्नोर कर दी गई है। वो वार्निंग ये अटैच थी कि जब इस तरह की आपको सस्ती किस्म की एक फतह मिल जाए, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अगली जो मिलिट्री इंप्लॉयमेंट होनी है वहां भी आपको सस्ती फतह मिलेगी, या इतनी चीप किस्म की, या इतनी इकोनॉमिकल आपको सक्सेस मिल जाएगी। वो नजर आ रहा है। वो मेरे जैसे स्टूडेंट ने पढ़ा था पहले, अब नजर आता है कि आपको एक एडिक्शन लगती है जब आप इस तरह की फतह हासिल कर लेते हैं। आपको लगता है ये मैंने काम बाएं हाथ से कर दिया, तो मैं दाएं हाथ से क्या कुछ कर सकता हूँ। और वही रेस्ट इज हिस्ट्री कि अमेरिका को अब रियलाइज हुआ। बिल्कुल वो लोगों को अब ये यकीन दिलाना चाहते हैं, मुज़ाकरात से पहले भी और मुज़ाकरात के दौरान, और श्योरली मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाए तो उसके बाद भी ये बताएंगे कि मैंने विक्ट्री हासिल कर लिया, मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिया। लेकिन हम जैसे स्टूडेंट तो फिर कहते रहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ। सही। और दूसरी जानिब ईरान तो मुसलसल इनकार कर रहा है, यहाँ तक कि रात भी तिल अबीब समेत मुख्तलिफ अरब ममालिक पर हमले भी किए गए और वाज़ेह ऐलान किया गया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। आपके ख्याल में ईरान इस एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर इस जंग को क्यों लड़ रहा है? आखिर बैकएंड पर क्या सपोर्ट है जिसने ईरान को इतना हौसला दे रखा है? देखिए, एक तो सर्वाइवेबिलिटी है नंबर वन उसकी। बहुत दुनिया के लोग नहीं समझते थे कि ईरान चौथा हफ्ता सर्वाइव करेगा, बिकॉज हमारा मोस्टली जो लोग मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे या एनालिस्ट थे, उनका ख्याल ये था कि ईरान गिव अप कर देगा जल्दी, या इतनी डिस्ट्रक्शन का मुतामिल नहीं हो सका, या लोग उनके हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो उनकी जाहिर है इंटरनल एक डिस्टर्बेंस हो जाएगी जिसको बैलेंस करना मुश्किल होगा, तो जंग जल्दी बंद हो जाएगी। वो सब कुछ नहीं हुआ, नंबर वन। दूसरा, मुज़ाकरात हो रहे हैं और ईरान जो है उसका बुनियादी मकसद ही यही है कि अपने लिए जंग को सस्ता रखे या इकोनॉमिकल रखे। इसी वजह से वो 10-20 हजार के ड्रोन फायर करता है, वहां से 4 मिलियन के पैट्रियट फायर करवा देता है। नंबर वन, अपने लिए जंग उसने अफोर्डेबल इकोनॉमिकल रखी हुई है। अमेरिका और इसराइल के लिए खास तौर पर बहुत महंगी की हुई। इवन मिडल ईस्ट के मुल्क भी बहुत ज्यादा कीमत दे रहे हैं, यूएसए के अलायंस होने की वजह से इनडायरेक्टली ही सही चल। नंबर वन। अब जो आप मुज़ाकरात की बात हो रहे हैं, तो एक नई वेव हम देख रहे हैं कि जो ईरान ने एस्केलेशन शुरू किया, उसके भी पीछे एक वजह मुझे ये नजर आती है कि जब आप एक अक्सर मैं कहता हूं कि जो आपकी पावर टू हर्ट होती है वही पावर टू बार्गेन होती है। अब ईरान अपनी पावर टू हर्ट दिखा रहा है टू द मैक्सिमम कि हम इतना ज्यादा आपको तकलीफ पहुंचाएंगे, इसराइल को, अमेरिकी इंटरेस्ट को, हार्मोज को, तेल की प्राइस को। ये सारी की सारी आप देखें कि अमेरिका को ये एक कीमत ज्यादा बढ़ा रहा है ईरान। वो कीमत क्यों बढ़ा रहा है कि कल को जब मुज़ाकरात हो तो अमेरिका को ये रियलाइज हो चुका हो कि अगर ये मुज़ाकरात फेल होते हैं तो अमेरिका ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसकी क्या कीमत देनी है। वो इस वक्त देख रहा है, हम देखने में आ रहा है कि एक तो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, एक डिटरेंस बढ़ती जा रही है, प्राइसिंग बढ़ती जा रही है, और रिजॉल्व या सर्वाइवेबिलिटी तो ईरान की है ही, जिसकी वजह से कम बैक भी किया है और अभी तक वो स्ट्राइक किए जा रहे हैं। तो अगर ट्रंप समेत कतर, टर्की, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के कहने के बावजूद ईरान जंगबंदी नहीं करता और इसी तरह हमले जारी रखता है, तो फिर आप इसका एंड क्या देख रहे हैं? क्या बाकायदा हम एक आलमी जंग और तबाही की जाने बढ़ रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें रूस और चीन बड़ा, जिसको कहते हैं ना, तहम्मुल से खेल रहे हैं पूरी सिचुएशन के साथ। वो उसकी वजह यह है कि उनके तहम्मुल की भी एक वजह है। वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर्सनली भी और अमेरिका ओवरऑल भी एक एलिमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट से गुजरे, क्योंकि पिछले आपने एक 1.25 साल में देख लिया प्रेसिडेंट ट्रंप किस तरह एक एलिमेंट ऑफ एरोगेंस से डील करते हैं दुनिया के तमाम मामला को। तो आई थिंक रूस भी चाहता है और चीन भी चाहता है कि एक न्यू फाउंड रियलिटी प्रेसिडेंट ट्रंप को नजर आए कि आपकी जो मिथ है, जो इनविंसिबल आपने अपनी फोर्सेस को कहा है, इनवल्नरेबल कहा है, तो ऐसा नहीं है। पहली बात वो ये चाहते हैं।
नंबर 2, जो मिलिटरीली प्रेसिडेंट ट्रंप को नुकसान हो रहा है, उनके इमेज को हो रहा है, दुनिया की इकोनॉमी को हॉस्टेज बनी हुई है सिर्फ तेल की वजह से, वो बहुत रोल प्ले कर रही है। ग्लोबल तो भी नहीं जाएंगे, लेकिन ईरान हिट बैक कर रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि ईरान के लिए ये जो हार्मोन्स को कंट्रोल करना है, तेल को कंट्रोल करना है, जो परसेंटेज दुनिया का 4% सिर्फ तेल डील करता था ईरान जंग शुरू होने से पहले, जिसका वो तकरीबन 1.38 बिलियन बैरल जो है वो चाइना को देता था। 80% एक्सपोर्ट चाइना को देता था अपनी, ईरान। जी। चाइना की सिर्फ 13% वो पूरी करती थी रिक्वायरमेंट, बाकी चाइना कहीं और से लेता था। 4% सिर्फ ईरान के कंट्रोल में दुनिया का ऑयल था, अब तकरीबन 20% उसके कंट्रोल में है। तो उसको जब स्ट्रैटेजी उसने जो मिलिट्री वॉरफेयर ली है, स्पेशली मिसाइल्स और जो ड्रोन्स उसने फेंके हैं मिडल ईस्ट पर भी, और जो हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर फेंके हैं, उसको एक नया कॉन्फिडेंस मिला, उसको एक नई अपनी कैपेबिलिटी का एहसास हुआ है कि मैं इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी से दुश्मन की डिस्ट्रक्शन कर सकता हूं। और जितनी आप, जैसे मैंने कहा, आपकी पावर टू हर्ट होती है, उतनी ही आपकी पावर टू बार्गेन होती है। अब वो हर्ट कर रहा है ताकि उसको बेहतर बार्गेन मिल सके। और लेकिन इसके साथ गुज़श्ता दिनों इसराइल की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया को ये भी कहा गया कि ईरान क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जो खुली खिलाफ वर्जी है। फिर ईरान पर एतराज़ उठाया गया कि लॉन्ग रेंज यानी कि 3800 किलोमीटर वाले मिसाइल मुश्तरका फौजी अड्डों पर दागे गए हैं। क्या ईरान के पास ये तमाम टेक्नोलॉजी जंग से पहले भी मौजूद थी या जंग के दौरान कहीं से सप्लाई लाइन जारी है? देखिए शजिया, ईरान को तो डे 1 से पता था कि को बचा सकेगा या डिफेंस कर सकेगा उनकी फेवर में, या ऐसी प्रोहिबिटिव कॉस्ट दुश्मन पर इम्पोज कर सकेंगे, तो वो तो मिसाइल्स के जरिए ही है। एयरफोर्स अगर उनकी होती भी तो इंटरसेप्टर्स डाउन हो जाने थे, उनके रनवे तबाह हो जाने थे, उन्होंने टेक ऑफ करना था तो इसराइल तक किसी ने पहुंचने नहीं देना था, क्योंकि रास्ते में इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, वहां तक तो जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने डे 1 से ही सोचा कि अगर कोई मैं चीज डिस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसराइल को नुकसान पहुंचा सकता हूं तो वो तो मिसाइल है। अब तभी उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की। मैं इनके पढ़ रहा था कि इन्होंने इतने ज्यादा सैकड़ों की तादाद में अपने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट पीएचडी के लिए पूरी दुनिया में भेजे थे पिछले 40 सालों में। और उन 40 सालों में इन्होंने पीएचडी मेटलर्जी पर की है, केमिकल्स पर की है, बायोलॉजिकल पर की है, वेपन फायरिंग पर की है, आर्मामेंट पर किया। तो इतनी ज्यादा इनके पास अब फ्लीट है साइंटिस्ट का कि इन्होंने पीस टाइम में ये सब डेवलप किया था। इनको पता था कि हमने पीस टाइम में स्टॉक पाइल करना है तो हम जवाब दे सकते। लेकिन अभी भी इनकी जो शायद ड्रोन की फैक्ट्रियां, वो तो हजारों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर असेंबल कर रहे हैं जो शायद ड्रोन है। तो आई थिंक इनके पास ड्रोन्स या वेपन्स की कमी मैं नहीं देख पा रहा, रिजॉल्व की पहले ही कमी नहीं है। आई थिंक इन बिटवीन रियलाइजेशन हो गई है वेस्ट को, खासतौर पर अमेरिका को और इसराइल को, कि इसको आप मिलिटरीली आप शो डाउन नहीं करा सकेंगे ईरान को। आपको कहीं ना कहीं फेस सेविंग खुद भी लेनी पड़ेगी और ईरान को भी देनी पड़ेगी। बट हम देख रहे हैं कि सऊदीया समेत अरब ममालिक की शिकायत ईरान से बढ़ती जा रही हैं। अब तो सफीरों को नापसंदीदा शख्सियात कहकर निकाला भी जा रहा है मुल्कों से। अगर हालिया मुज़ाकरात की बाज़गश्त परवान नहीं चढ़ती, कहीं कोई आउटकम नहीं निकलता और इसी तरह जंग जारी रहती है, तो क्या अरब ममालिक अस्करी तौर पर शामिल हो सकते हैं इसमें? और ईरान इतनी तवील जंग लड़ सकता है तन तनहा? वो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल होगी, नॉट फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम पीस और अमन और चैन के पूरे खित्ते के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। और सबसे ज्यादा कोई खुश अगर दुनिया में होगा कि अगर ये 2 मुसलमान मुल्क या 4 मुसलमान मुल्क आपस में लड़े, तो नेतन्याहू होगा। क्योंकि पहले दिन ही उन्होंने ये, जब ईरान ने हमले किए थे, और आपने देखा होगा कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इसराइल ने किए हैं अरब मुल्कों पर, ये शो करने के लिए कि ये ईरान हमले कर रहा है। लेकिन जाहिर है वो कामयाबी नहीं हुई, नेतन्याहू को ये मुल्क आपस में नहीं लड़े। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये हिट बैक करते हैं, रिटेलिएट करते हैं मिडल ईस्ट के जीसीसी के ममालिक जिनको रिस्ट्रिक्शन हो रही है, तो वो इसलिए खौफनाक हो जाएगा कि ईरान फिर तमाम अरब ममालिक के टारगेट्स को लेजिटिमेट समझेगा, वो हिट बैक करेगा, क्योंकि वो समझेगा कि ना सिर्फ आप वॉर फाइटिंग एफर्ट जनरेशन में शामिल हैं अमेरिका के साथ, बल्कि आप मेरे मुल्क पर डायरेक्ट हमलावर हुए हैं। तो वो नेवर एंडिंग होगा, वो पाकिस्तान के भी बहुत चैलेंजिंग होगा, ग्लोबल ऑब्वियसली पीस के लिए बहुत खतरनाक होगा, सिवाय जैसे मैंने कहा कि सिर्फ नेतन्याहू के लिए इत्मीनान और खुशी का बायस होगा। अल्लाह से दुआ है कि ऐसा ना हो।